Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the lines and angles chapter. इसका ये चौथा पार्ट है. ये तीन पार्ट तक हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है और चौथे पार्ट में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस अभी आप यूट्यूब पे देख ही रहे हो. इसके अलावा ये फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है एंड कोरा पे भी है. तो सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो. मैं सब पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ. या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. ओके, तो और अगर मैथ और साइंस में ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ना चाहते हो तो जीके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. ऑलराइट, सो इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कशन लाइंस एंड एंगल्स. ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना. अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके. ठीक है, तो पहले के टॉपिक्स में हम लोगों ने बहुत सारा चीज कवर कर लिया था. जैसे लाइंस कवर किया था, फिर लाइंस के बाद एंगल्स कवर किए थे और अब हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, फिर एंगल्स को हम लोग कंपेयर करना सीखा था कि कैसे हम लोग एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से by the method of superimposition and by the method of circular transparent circle. और तो उसकी मदद से हम लोग सर्कल्स को एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं. तो अब वही एंगल्स जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स जो है उन्हें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे. और तो जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, तो स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स. लेट अस गो बैक टू विद्या's नोटबुक एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनारियोज. तो विद्या का नोटबुक को अगर ऊपर में याद होगा कि विद्या ने नोटबुक खोला था तो वो अलग अलग सिनारियो में किस तरीके से वो दिख रहा था. तो उसी को हम लोग यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे. She makes a full turn of the cover when she has to write while holding the book in her hand. तो उसको क्या करना पड़ रहा है कि अपने बुक को पूरा मोड़ना पड़ रहा है जब उसको अपने हाथ में रख करके कुछ लिखना हो किताब में. ठीक है, ये पहला इमेज में देख सकते हो कि जब उसको विद्या को अपने हाथ में रख करके किताब को कुछ लिखना है तो उसको बुक को पूरा फोल्ड करना पड़ रहा है. She makes a half turn of the cover when she has to open it on her table. वहीं जब इसको अपनी किताब को अगर टेबल पे खोलना पड़ रहा है तो वो उसको हाफ टर्न कर रही है. ठीक है, सिर्फ आधा खोल रही है. In this case, observe the arms of the angle formed. ठीक है, तो अब इस केस में क्या, दोनों केस में एंगल्स के आर्म्स को देखना है और कि एंगल्स को देखना है कि आर्म्स के द्वारा जो एंगल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं. दे लाई इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, जब फुल टर्न भी हो जा रहा है, ठीक है, जब आर्म्स को यानी कवर को जो पूरा टर्न भी किया जा रहा है तो वो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन बना रहा है. और जब हाफ टर्न भी किया जा रहा है, मतलब जब टेबल के ऊपर लाई किया जा रहा है, तब भी क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है. सच एन एंगल इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. तो ये एंगल जो है जब स्ट्रेट पूरा टर्न हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल. जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल. अब बच्चों, अब ये स्ट्रेट एंगल क्या है, दोनों केस में, फुल टर्न के केस में और हाफ टर्न के केस में, दोनों के केस में क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है. आपको क्या याद रखना है कि फुल टर्न के केस में इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं. ठीक है, फुल टर्न के केस में इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं और हाफ टर्न के केस में इसको कंप्लीटली स्ट्रेट एंगल ही कहते हैं. ठीक है, फुल टर्न के केस में इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं और इसको स्ट्रेट एंगल तो कहते हैं. ठीक है, तो ये दो नाम हो जाते हैं फुल टर्न के केस में. ओके, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल फुल टर्न के केस में. लेकिन अगर हाफ टर्न है सिर्फ तो इसको हम लोग सिर्फ स्ट्रेट एंगल ही कहेंगे. तो लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट एंगल, एंगल एओबी. अब यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रेट एंगल को कंसीडर किया गया है, एंगल एओबी, जिसको फोल्ड किया गया है. ठीक है, अब ये देखो सिंबल से क्या पता चल रहा है कि आर्म को टर्न किया गया, आर्म को फोल्ड किया गया. ऑब्जर्व दैट एनी रे ओसी डिवाइड्स इट इनटू टू एंगल्स, एंगल एओसी एंड एंगल सीओबी. ओके, तो अब एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि मान लो कि कोई एक रे है ओसी. ठीक है, कोई भी एक रे है, ऐसी रैंडमली रे ओसी ड्रॉ कर दिया गया है जो कि ए बी को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ओके, तो इसको जब टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो दो एंगल बन जा रहा है, एक तो एंगल एओसी और दूसरा एंगल सीओबी. ठीक है, तो ये दो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं. ये रे ओसी जो है इस एओबी को दो एंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है. ये छोटा वाला एंगल है, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल. आगे इस चैप्टर में हम लोग इसको कवर करेंगे. और ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. ऑलराइट, अब क्वेश्चन क्या पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है ये, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज.
ओके, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाए ओसी जो कि दो एंगल्स जो हैं वो दोनों इक्वल रहे साइज में? मतलब ओसी जब ड्रॉ हो तो जो दो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे इस केस में यहाँ पे दो एंगल्स बने थे, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या रहे, तो बराबर रहे। ओके, तो इसके केस में, ऐसे केस में क्या है कि जैसे ए ओ बी जो हमारा लाइन है, ठीक है, ए ओ बी, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके दोनों तरफ का जो एंगल है क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखना कि यस इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, वी हैव टू ड्रॉ ओसी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एबी, एबी पे सीधा सीधा खड़ा रहे ओसी, इस तरीके से ड्रॉ करना रहेगा। फर्दर लेट्स एक्सप्लोर, कुछ एक्सप्लोरेशन वाला चीज यहाँ पे क्या है, तो वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर। अब ये प्रॉब्लम जो है, मतलब ये जो ओसी जो ड्रॉ किया जाए कि टू इक्वल एंगल्स में डिविजिबल रहे ए ओ बी, तो इसको हम लोग एक पेपर की मदद से समझने का कोशिश करेंगे, और इस चैप्टर में यहाँ पे पेपर की मदद से समझाने का कोशिश किया गया है। क्या कहा गया है, रिकॉल दैट व्हेन अ फोल्ड इज मेड। ठीक, तो ये याद करना है कि जब एक फोल्ड बनाया जाता है पेपर में, इट क्रिएट्स अ क्रीज विच इज स्ट्रेट। और जब एक फोल्ड बनाया जाता है पेपर में तो एक क्रीज बनता है जो कि स्ट्रेट क्रीज रहता है। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। ठीक, तो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को लो और उसके एक साइड में मार्क द स्ट्रेट एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एक स्ट्रेट एंगल बनाओ ए ओ बी। ठीक है, तो जैसे कि ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया गया है एंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो वन ऑफ इट्स साइड्स कहने का मतलब कि किसी एक तरफ में, या तो इस तरफ में, या तो इस तरफ में, या इस तरफ में, इस तरफ में, किसी भी तरफ में। अब जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, तो डाउनवर्ड साइड में ए ओ बी को मार्क किया गया है। बाय फोल्डिंग ट्राई टू गेट अ लाइन क्रीज पासिंग थ्रू ओ that divides angle AOB into two equal angles। अब फोल्ड करके क्या करना है कि एक क्रीज बनाना है जो कि AOB को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, OB जो है, AOB जो है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जा रहा है। हाउ कैन इट बी डन, तो फोल्ड द पेपर सच दैट OB ओवरलैप्स विद OA। तो पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना रहेगा कि AOB जो हम लोगों ने बनाया है वो AO वाला जो पार्ट है वो OB के पार्ट से ओवरलैप कर जाए, उसके ऊपर कंप्लीटली उसको कवर कर दे। ऑब्जर्व द क्रीज एंड द टू एंगल्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब ये क्रीज को भी ऑब्जर्व करना रहेगा जो यहाँ पे क्रीज बना है, और इस क्रीज के दो एंगल जो यहाँ पे बने हैं इन दोनों को भी ऑब्जर्व करना रहेगा कि कैसे बना है ये। फर्दर जस्टिफाई व्हाई द टू एंगल्स आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल है वो जस्टिफाई करना रहेगा। इज देयर अ वे टू सुपर इम्पोज एंड चेक, क्या कोई ऐसा तरीका है कि सुपर इम्पोज करके हम लोग चेक कर सकें। तो हम लोगों ने जब इसको इक्वली डिवाइड किया था, मतलब पेपर को जब फोल्ड किया था, तो उसी समय वो सुपर इम्पोज हो गया था, जिससे पता चल रहा था कि एंगल्स क्या है, तो इक्वल है। फर्दर कैन दिस सुपर इम्पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग। क्या ये सुपर इम्पोजिशन जो है ये फोल्डिंग की मदद से भी किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इसको सुपर इम्पोज तो किया था। ठीक है, फोल्ड द पेपर सच दैट OB ओवरलैप्स विद OA। ठीक है, ये जो OB है वो इसे ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना रहेगा। Each of these equal angles formed are called right angles। अब यहाँ पे जो ये टर्म है right angles, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, कि ये जो हर एंगल जो यहाँ पे बना है पेपर को इक्वली फोल्ड करने पे OB वाले क्रीज पे, सॉरी O पॉइंट से, तो जो यहाँ पे इस क्रीज पे जो फोल्ड करने पे बना है, तो ये होता है, इसी को हम लोग कहते हैं राइट एंगल्स। सो अ स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल्स। इसीलिए स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक जोक दिया हुआ है, मीम दिया हुआ है, क्या कह रहा है इसके रिगार्डिंग, व्हाई शुडंट यू आर्ग्यू विथ 90 डिग्री एंगल। तुम्हें आर्ग्यू क्यों नहीं करना चाहिए एक 90 डिग्री एंगल से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक एक्यूट एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है, और ये क्या है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और दोनों के दोनों उदास बैठे हुए हैं। अब इससे एक्यूट एंगल जो वो कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से कि तुम्हें 90 डिग्री एंगल से आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, तब 90 डिग्री एंगल जो है वो खुद से कह रहा है इसलिए बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, क्योंकि वो हमेशा राइट होते हैं। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इस एंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो अब ये जो राइट है, राइट को हम लोग अगर कहीं पे चेक बॉक्स रहता है तो उसको टिक करने के लिए राइट का साइन का यूज करते हैं ना, करेक्ट का टिक का साइन यूज करते हैं, जिसको हम लोग राइट कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस मीम का ये मतलब है कि बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। ठीक है, तो इसको मेजरमेंट में किया जाता है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री मेजरमेंट में इसको 90 डिग्री कहा जाता है राइट एंगल को। और एट फर्दर अभी क्वेश्चन दिया वहां पे, ये क्या कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न। ठीक है, अगर हाफ ऑफ अ फुल टर्न से स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, हाफ ऑफ अ फुल टर्न कहने का मतलब कि जैसे विद्या ने किताब को पूरा फोल्ड किया हुआ था,
ठीक है, विद्या ने किताब को पूरा फोल्ड किया हुआ था तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर पूरा फुल टर्न कर दिया जाए, इसका हाफ कर दिया जाए इस तरीके से, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। ठीक है, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, तो कितना फुल टर्न जो है वो राइट एंगल बनाएंगे, विल कंटेन अ राइट एंगल। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि कितने राइट एंगल्स मिलके एक फुल टर्न बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, राइट एंगल बनाएंगे, कितने राइट एंगल्स मिलके एक फुल टर्न बनाएंगे। अब ये जो स्ट्रेट एंगल जो बन रहा है, ठीक है, इफ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, फुल टर्न के हाफ से एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल कितना रहता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री, नहीं 2 इंटू 90 डिग्री मतलब इसमें दो राइट एंगल्स हो गए, तो वहीं फुल टर्न में क्या है, तो चार राइट एंगल्स रहेंगे। ठीक है, तो हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, तो 1/4 ऑफ अ फुल टर्न, 1/4 ऑफ अ फुल टर्न। ठीक है, फुल टर्न को बच्चों ये समझ लो कि फुल टर्न में एंगल्स हो जाता है 360 डिग्री, फुल टर्न में एंगल्स होते हैं 360 डिग्री, तो 1/4 ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। 1/4 ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। फुल टर्न कहने का मतलब कि कंप्लीट एंगल जो है उसमें कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक फुल टर्न का कितना रहेगा, तो वो राइट एंगल बनाएगा, तो वो रहेगा 1/4। ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिजेंबल्स द शेप ऑफ एन एल। अब ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल जो है वो एक एल की तरह दिखता है। एन एंगल इज अ राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये कोई भी एंगल वो राइट एंगल तभी कहलाएगा जब वो साफ तौर पे एग्जैक्टली जो है वो हाफ है स्ट्रेट एंगल का। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों कि अगर कोई स्ट्रेट एंगल है, मान लो कि एक ए ओ बी एक एंगल है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, जब ये पूरा पूरी साफ तौर पे हाफ रहेगा, एग्जैक्टली हाफ रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ जा रहा है बनाने में, एग्जैक्टली स्केल से मेजर नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब पूरा पूरी हाफ रहेगा, यानी 90 डिग्री एक तरफ, दूसरे तरफ भी 90 डिग्री रहेगा, तभी वो स्ट्रेट एंगल, सॉरी, तभी वो राइट एंगल बनाएगा, मतलब वो 90 डिग्री मेजरमेंट रहना चाहिए दोनों तरफ में। फर्दर, टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अब राइट एंगल पे जो दो लाइन मिलते हैं, ठीक है, अब दो लाइन कौन कौन से, तो ये एओ और ओबी, एक तो ये हो गया हमारा बेस, ठीक है, ये हो गया हमारा बेस। अब ये ओसी जो यहाँ पे इरेक्ट किया गया है, ओसी को जो यहाँ पे खड़ा किया गया है, तो ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री पे दो लाइन मिल रहे हैं, कौन कौन से लाइन मिल रहे हैं, तो एक हो गया ये ओसी और ये दूसरा हो गया एक ओबी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस, यही दोनों हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस। ये कहा जा रहा है यहाँ पे टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइन जो कि राइट एंगल्स पे मिलते हैं उन्हें हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, तो यहाँ पे जो दो लाइन मिल रहे हैं, तो इन लाइंस को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करके फिर से सुनने की कोशिश करना, समझ में क्लियरली आएगा। और लेट फिगर इट आउट, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। अब अपने क्लासरूम के विंडो को देखना, उसमें खोजने की कोशिश करना कि उसमें कितने राइट एंगल्स दिए हुए हैं। डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम, इसके अलावा और भी कहीं पे भी तुमको राइट एंगल दिख रहा है अपने क्लासरूम में। अब नॉर्मल सा बात है, अगर एक विंडो है, ठीक है, और अगर रेक्टेंगुलर शेप का विंडो है, तो उसमें चार राइट एंगल्स रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर अगर और डिजाइन है और राइट एंगल्स कहाँ दिखेंगे, तो कॉर्नर्स को देखना। ठीक है, कॉर्नर्स को देखना, वो सब स्ट्रेट लाइन से रहता है, तो वही कहलाएगा हमारा राइट एंगल। क्यों, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। हाँ, ये कंडीशन इसके लिए कि वो रेक्टेंगल रहे और रेगुलर रेक्टेंगुलर रहे, और कोई साइज का ना रहे, शेप का ना रहे। इसके अलावा और भी कोई ऐसा अगर इमेज है, चीजें हैं जिसमें राइट एंगल्स दिख रहे हैं, तो उसको भी लिखने की कोशिश करना इसमें। और लेट, ये क्वेश्चन हो गया वन ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय ए स्ट्रेट लाइन टू गेट ए स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है पहले से ही ए बी, ठीक है, ये ए बी यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है। इसी में कहा जा रहा है कि ए को दूसरे ग्रिड पॉइंट से जोड़ना है इसमें, ताकि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ताकि एक स्ट्रेट एंगल बना सके। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल बने उसका मेजरमेंट कितना रहेगा, तो 180 डिग्री। ओके, तो अभी 180 डिग्री के लिए क्या करना रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से 180 डिग्री रखना रहेगा इसको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए को इन्हीं चारों डॉट्स के अपोजिट में जोड़ देंगे। ठीक है, इसको पॉइंट दे देते हैं सी, तो ये जाएगा इसका आंसर।
और क्या कह रहा था कि ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स, ए को दूसरे ग्रिड पॉइंट से जोड़ो इसमें, लेकिन स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, लेकिन ये और तब ये स्ट्रेट एंगल बन जाए। ठीक है, तो ए से बी की ओर तो बना ही हुआ है, ठीक है, ए से सी की ओर कनेक्ट कर देंगे तो हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ये पहले वाले फिगर में। सेम गोज विद दिस, इसमें क्या ए से बी तो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, और सेम इसी के ऑपोजिट समझो कि मिरर इमेज बना देना रहेगा। ठीक है, इसी के ऑपोजिट मिरर इमेज बना देना रहेगा, तो वहां पे हमारा स्ट्रेट एंगल भी बन जाएगा, और इसका मेजरमेंट क्या रहेगा, तो 180 डिग्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसका वैल्यू रहता है 180 डिग्री, न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है 180 डिग्री। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने लाइंस के बारे में जाना, एंगल्स के बारे में जाना, फिर कंपैरिजन ऑफ एंगल्स के बारे में जाना। अब इस पार्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज भी, ठीक है, तो दो एंगल्स तो हम लोगों ने जान लिया, दो नहीं तीन एंगल्स हम लोगों ने जान लिया। एक सबसे पहले तो कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल जिसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। दूसरा स्ट्रेट एंगल जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। अब ये ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, तो ये एंगल का साइन है, ये मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ ना, ये कहता है एंगल का सिंबल है, जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है। और एक आ गया हमारा राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल जिसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो ये तीन एंगल अभी तक हम लोगों ने कवर किया यहाँ तक में। ओके, और वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए बच्चों और तो अपने तो इसको वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप तक और बढ़िया कंटेंट लाने में। ऑलराइट, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉट ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय ए स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट ए को अदर अदर ग्रिड पॉइंट से कनेक्ट किया था, तो स्ट्रेट एंगल बनाया था। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, तो राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल की 90 डिग्री बनाना रहेगा। ठीक है, एंड व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, और ऐसा और जितने भी मेथड्स हैं उस पूरे मेथड्स को यहाँ पे बना करके रखना रहेगा कि 90 डिग्री बने। तो ध्यान देना यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल की केस में क्या था कि सिर्फ एक ही स्ट्रेट एंगल बन सकता था। ठीक है, ए बी के ऑपोजिट में मिरर इमेज बनाते हैं तब जाकर के स्ट्रेट एंगल बनता। इस केस में क्या है, दोनों दो ग्रिड पॉइंट्स दिए हुए और दोनों केस में दो 90 डिग्री बनेंगे हमारे, ठीक, दो 90 डिग्री। और ठीक है, ए से सिर्फ ए पॉइंट ए को ज्वाइन कराना है ना, तो सिर्फ पॉइंट ए से लेकर के हमारे दो 90 डिग्री बनेंगे। कैसे, तो ए के परपेंडिकुलर में, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या हुए, तो परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस हुए जहां पे राइट एंगल्स बनता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस हुए जहां पे राइट एंगल्स बनता है। तो एक तो हो गया उसके ऊपर में, ठीक है, दूसरा राइट एंगल इसके नीचे में ड्रॉ कर दो, एक एक दो तीन सात, इस तरीके से। अब दोनों के केस में क्या है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल इसको नाम दे दो पॉइंट डी। ठीक है, इसको नाम ये तो ए है पहले से ही, और ये इसका वैल्यू भी क्या रहेगा, तो पर 90 डिग्री। ठीक है, तो दो 90 डिग्री बन रहा है, यानी दो राइट एंगल्स बन रहे हैं। वही कहा जा रहा था, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स, ए को दूसरे ग्रिड पॉइंट से जोड़ो, स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन ही बनाया है। पॉइंट सी तक गया है तो वो भी स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट डी तक आया है तो वो भी स्ट्रेट लाइन है, और लेकिन फिर हमें क्या ऑब्टेन हुआ, तो एक राइट एंगल ऑब्टेन हुआ। और कितने पॉसिबल वेज है, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, तो ए बी से पहले वाले फिगर में टू वेज है। ठीक है, इसमें दो तरीके से हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया। अब इस वाले फिगर में आते हैं, तो इसके केस में भी क्या करना रहेगा, तो 90 डिग्री हमें चाहिए। अब 90 डिग्री क्या होता है, तो उसके लिए एक आर्म पे दूसरा आर्म जो है वो परपेंडिकुलर आना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोग इसको बना सकते हैं ऐसे, इसको हम लोगों ने नाम दे देते हैं सी। ठीक है, यहाँ पे अब जो एंगल बनेगा ये रहेगा 90 डिग्री। ओके, सेम उसी तरीके से उसके ऑपोजिट साइड में जो पहला परपेंडिकुलर था उसके ऑपोजिट साइड में दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो वो भी हमारा रहेगा 90 डिग्री, और ये भी हमारा कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल। ओके, अब ध्यान क्या रखना बच्चों कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किस ऊपर की ओर ड्रॉ किया था, हमें चाहिए 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना। ठीक है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये कॉमन मिस्टेक हो सकता है आप लोगों से, कि ए को क्या करोगे, सीधे इसके ऊपर वाले में ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो ए और बी, और ये क्या क्या कहने लग जाओगे इसको 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करना, या फिर इसको नीचे की ओर भी अगर ड्रॉ करोगे और फिर ये जो एंगल बनाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना रहेगा कि ये ना करना। जस्ट अ मोमेंट।
ठीक है, ऑलराइट। आप होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 90 डिग्री कैसे बन रहा है और कौन सा मिस्टेक नहीं करना रहेगा इसको बनाने के समय में। अब यही हिंट दिया वहां पे कि कैसे इसको तुम आगे बना सकते हो। टू गेट अ राइट एंगल वी नीड टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू इट डिवाइड्स द स्ट्रेट एंगल। अब ये, हाँ, अब इसके केस में क्या होता है कि पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो फिर उसके ऊपर डिवाइड करने वाला, तो वो भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने आपको क्या किया यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है कि कैसे बस उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन द पेपर। ठीक है, एक पेपर पे स्लांटिंग क्रीज लेना रहेगा। Now try to get another crease that is perpendicular to this slanting crease। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा A4 साइज का एक पेपर है, इस पे एक तिरछा सा हम लोगों ने क्रीज बनाया। ठीक है, इसको मान लो ये क्रीज है ये। अब नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। अब एक ऐसा क्रीज बनाओ, ठीक है, ट्राइंग टू गेट अनदर क्रीज, एक ऐसा क्रीज मतलब पेपर को फोल्ड करके ही वो क्रीज देना रहेगा इस तरीके से कि उसका परपेंडिकुलर रहे। और परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहे। ये तो ऐसे हो समझ सकते हो इसको। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, तो ये भी वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, ये भी वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, ये वैल्यू भी 90 डिग्री रहेगा और ये वैल्यू भी 90 डिग्री रहेगा। ऑल ऑफ द एंगल्स विल बी 90 डिग्री हियर। ऑलराइट, अब इसी के रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। अब टोटल कितने राइट एंगल्स हो गए, इसका आंसर लिखना 4। ठीक है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ, तो 4 राइट एंगल्स यू हैव नाउ। जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स, और ये भी जस्टिफाई करना रहेगा कि एग्जैक्टली राइट एंगल्स क्यों है। तो इसलिए क्योंकि इट मेक्स अ कंप्लीट एंगल। ठीक है, एडिंग ऑल ऑफ दीज मेक्स अ कंप्लीट एंगल, इन सबको जोड़ा जाएगा तो 360 डिग्री बनेगा। देयरफॉर ऑल दीज आर द एग्जैक्ट राइट एंगल्स। फर्दर इसी का सेकंड पार्ट है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angle। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप इसको वर्ड में लिख देना कि हमने उसको पहले हाफ किया, फिर उस क्रीज वाले लाइन को, ठीक है, पहला जो क्रीज बना, पहले फोल्ड से जो क्रीज बना था, तो उस क्रीज को भी एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड किया हमने। ठीक है, पहला क्रीज जो बना तो फिर दोबारा उसको जब पेपर को फोल्ड करके एग्जैक्टली हाफ में उसको फोल्ड किया, जिससे उस पर 4 राइट एंगल्स बन गए। और फर्दर क्लासिफाइंग एंगल्स, अब हम लोग एंगल्स को क्लासिफाई करेंगे। कैसे, तो एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन इन बिलो फिगर बिलो। ठीक है, तो एंगल्स को जो है 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता कर सकते हैं, जैसे नीचे में दिया हुआ है। राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकंड ग्रुप, इस वाले ग्रुप में जो दिया हुआ है ये सब के सब क्या है, तो राइट एंगल्स है। ओके बच्चे, ये सब के सब क्या है, तो राइट एंगल्स है। व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर 2 ग्रुप्स, अब बाकी दोनों ग्रुप का कॉमन फीचर क्या होगा, तो उसी को हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल और इन अदर वर्ड्स लेस देन अ क्वार्टर टर्न। ठीक है, जो पहला वाला ग्रुप है इसमें सारा का सारा एंगल जो है, ठीक है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, आर लेस देन राइट एंगल। ठीक है, वो राइट एंगल से कम है, या फिर ये कहो तो क्वार्टर टर्न से कम है। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल्स। ये 3 तरीके के एंगल्स अभी हम लोगों ने जाना, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल। तो अब ये दूसरा टाइप ऑफ एंगल है यहाँ पे एक्यूट एंगल, जो कि राइट एंगल से कम होता है। ठीक है, और ये कम रहेंगे, अगर 0.1 भी कम है तो इसको कम में ही काउंट करेंगे, राइट एंगल से कम रहेंगे ये। इन द थर्ड ग्रुप ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तीसरे ग्रुप में अगर देखोगे तो सारे के सारे एंगल्स जो हैं, ठीक है, ये राइट एंगल से तो बड़ा है, मतलब 90 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से कम है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है ये तीसरे वाले ग्रुप का, कि ऑल द एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल, सारे एंगल्स जो है वो राइट एंगल से बड़े हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम है। फर्दर द टर्निंग इज मोर देन अ क्वार्टर टर्न एंड लेस देन अ हाफ टर्न, और जो टर्निंग है यानी आर्म्स का जो टर्निंग है वो क्वार्टर टर्न से ज्यादा है और हाफ टर्न से कम है। सच एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं। ओके, तो टोटल 5 तरह के एंगल्स हो गए, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, फिगर इट आउट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें, एक्यूट आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। अब प्रीवियस फिगर्स कहने का मतलब कि ऊपर में जितने भी फिगर्स दिए हुए थे, ठीक है, जैसे ये वाला फिगर देख लो, ठीक है, जैसे भी फिगर्स दिए हुए थे, तो ये क्या हो गया, एक्यूट हो गया हमारा,
ये वाला डायग्राम क्या है तो ऑब्ट्यूज हो गया, ये वाला डायग्राम क्या है तो राइट एंगल हो गया। इसी तरीके से ऊपर में जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके के जो फिगर्स दिए हुए हैं, तो उसमें से खुद से भी पहचानने की कोशिश करना बच्चों, प्रैक्टिस होगा इससे तुम्हारा, और उसको लेबल कर देना कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट है और कौन सा स्ट्रेट है। नहीं तो प्रॉपर्टी क्या रहेगा, एक्यूट एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, वह स्ट्रेट एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एंगल्स। फर्दर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स। देखिए कुछ एक्यूट एंगल और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाओ, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ये फ्लक्चुएशन हो रहा है इसमें, नहीं पता क्यों, होप की रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा होगा ये फ्लक्चुएशन। ओके, तो एक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाने हैं और अलग अलग ओरिएंटेशन में। अब अलग अलग ओरिएंटेशन में कहने का मतलब, तो चलो यहाँ पे इसको समझ लो कैसे। सबसे पहले एक्यूट पे आते हैं। ठीक है, तो यही है अलग अलग ओरिएंटेशन, मतलब कि उसका पोजीशन अलग अलग रहेगा, लेकिन वो सब क्या रहेगा तो एक्यूट एंगल्स रहेंगे सब। ठीक है, बस अलग अलग घुमा हुआ रहेगा, लेकिन कहेंगे क्या हम लोग उसको, एक्यूट एंगल ही कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर लेस देन 90 डिग्री, सबके सब क्या है तो 90 डिग्री से कम है। ऑलराइट, ये डायग्राम्स हो गए, ये हमारे फिगर्स हो गए एक्यूट एंगल्स के। लेट अस ड्रॉ फॉर द ऑब्ट्यूज नाउ। ओके, आई एम होपिंग कि ये फ्लक्चुएशन जो है वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा इसको माइंड करना। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या है तो ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसे बना देते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक ऐसे बना देते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक ऐसे भी बना सकते हैं इसको, एक्स वाई जेड। ऐसे ही बना सकते हैं, ए ओ पी। ऑल ऑफ देम आर द obtuse angles in different with different orientations. All right, that was the answer to our second question. Our third question is saying, do you know what the words acute and obtuse mean? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि एक्यूट का मतलब क्या होता है और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है। तो एक्यूट मींस शार्प, एक्यूट का मतलब हो गया शार्प, और ऑब्ट्यूज मींस ब्लंट, ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया ब्लंट यानी भोथर। ठीक है, शार्प मतलब नुकीला और ब्लंट मतलब भोथर। Why do you think these words have been chosen? अब तुम्हें क्यों लगता है बच्चों, ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे वर्ड्स को चूज किया गया है यहाँ पे। ओके, तो ऐसा इसलिए बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मच वाइडर देन एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मच लार्जर देन ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब कोई भी चीज ब्लंट कब होगा, जब उसका एरिया जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा, तो उसी तभी हम लोग उसको ब्लंट कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पेंसिल को अगर शार्प करते हैं, तो पेंसिल का शार्प करने का मतलब कि जब वो टिप जो है वो पॉइंटेड रहेगा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, शार्प कहेंगे, यानी ये एक्यूट है। ठीक है, वही पेंसिल का टिप जो है अगर इस तरीके से हो जाए, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, यानी एंगल्स जो है वो क्या हो गया, बढ़ गए, यानी ये ब्लंट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए एक्यूट और ऑब्ट्यूज में ये डिफरेंस रहेगा। तो इस वर्ड, इसलिए इन दोनों वर्ड्स को यूज किया गया एंगल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ऑलराइट, सो ब्लैक बोर्ड, सॉरी, ये पूरा वर्ड बोर्ड क्लियर हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। ठीक है, ये जो तीनों फिगर दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। और साथ ही इसके आगे का भी पार्ट है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव। कि इसके तीन फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बाद का फिगर कौन सा होगा और उसमें कितने एक्यूट एंगल्स रहेंगे। ओके, एंड इट इज ऑल्सो आस्किंग डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स। क्या तुमको इसमें कोई पैटर्न भी दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे पैटर्न्स, नंबर्स एंड सीक्वेंसेस हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम में पहले चैप्टर में, तो उसी तरीके से इसमें क्या कोई पैटर्न्स इन नंबर्स हम लोगों ने देखा था, तो इसी तरीके से पैटर्न्स क्या कोई दिख रहा है इसमें भी। अगर तो हमारा पहला फिगर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स जो है वो है 3। ठीक
ठीक है, ऑल ऑफ देम आर, इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स हैं, 3। अब एक ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल्स हैं, तो सेम गोज विद दिस फिगर, इसी के बेसिस पे हम लोग इस फिगर में नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स काउंट करेंगे। कैसे, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पहले काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, 4 ट्रायंगल्स हैं। अब एक ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल, तो 4 ट्रायंगल में कितने रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे इस फिगर में 12। ओके, टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इस फिगर में हो जाएगा 12। तो ये सेकंड, फर्स्ट वाले में 3, सेकंड वाले में 12, और फोर्थ वाले में सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है हमारा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है, एंड इनर ट्रायंगल्स, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो 7 है इसमें। अब एक ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल, तो टोटल नंबर ऑफ 7 ट्रायंगल्स है, तो 7 ट्रायंगल्स में 21 एक्यूट एंगल्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितने हो जाएगा इस फिगर में, 21। अब ये भी बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर, इसके बाद का अगला फिगर जो बनेगा वो क्या रहेगा। तो लेट मी इरेज दिस फॉर यू, क्योंकि उसको, उसके अगले फिगर को हम लोग इसमें बना करके देखते हैं। या दिस ग्लिच वाज हैपनिंग अर्लियर आल्सो। ठीक है, तो ये 3 फिगर तक में तो आंसर हो जाएगा 21। अब इसके बाद का जो फिगर रहेगा उसमें क्या रहेगा कि ये अंदर का जो सबसे अंदर वाला ट्रायंगल है उसमें भी एक और छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक और छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इनर ट्रायंगल्स को हम लोग काउंट करेंगे। तो इस बार हमारा ट्रायंगल्स कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देयर आर टोटल 10 ट्रायंगल्स दिस टाइम। इस बार टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, तो 10 ट्रायंगल्स हो गए। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स जो है वो हो जाएंगे 30। ये टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे नेक्स्ट फिगर में। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स 30। ओके, और पैटर्न क्या बन रहा है, तो 3 12 21 30 +9, फिर +9, फिर +9। ठीक है, 9 +9 +9 होते चला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस हमारा बढ़ते चला जा रहा है। ऑलराइट बच्चों, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड। अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके, और उनको भी इसको जरूर बोलना कि शेयर करने के लिए भी और सब्सक्राइब करने के लिए भी और लाइक भी करने के लिए। इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा आप तक अच्छा कंटेंट अच्छे तरीके से लाने में। ओके, तो जिनको आता है उनका रिवीजन, जिनको याद है उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।